जिस फील्ड पर हम बात कर रहे हैं, एआरई, देखिए अब आप एनालिटिक्स कीजिए, आप साइंस कीजिए, कहीं ना कहीं लेना देना इससे थोड़ा तो होता ही है। आज के ज़माने में आप इससे बच नहीं सकते, राइट। ये जो हमारी फील्ड है इसमें बहुत पैसा है, बहुत काम है, बहुत स्कोप है, अच्छा लगता है सुन के, वेरी नाइस। बट एक हायरार्की समझनी पड़ेगी। सी क्या होता है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप मैथ को और प्रोग्रामिंग को आपस में मिला दे रहे हो, बस यही बात है। मैथ को और प्रोग्रामिंग को आपस में मिला देने से मेरा क्या मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक पैटर्न देखा। क्या पैटर्न देखा? आपने देखा कि आपकी जूते की दुकान है और उसमें आम तौर पे हर सैटरडे और संडे को शाम के 6 बजे के बाद भीड़ बढ़ जाती है, और ऐसा लगभग 6-7 महीने से, साल भर से हो ही रहा है, हो ही रहा है। हाँ जी मैम, ये लीजिए। नहीं, मैंने अपने लिए मंगाई थी, मैंने कहा कि आपको भी पिला दो, मेरे को तो ज़्यादा लगती है। हाँ जी मैम, आप ले जाओ। आपने पी ली? बच जाए तो एक दे देना, मेरे को दे दो इतनी थी, बाकी आप ले जाओ। थैंक यू। सर इतनी सारी चाय चाय देखते हैं आप सब? हाँ यार, क्या हो गया? सर मैं ला दिया करूँगी शायद से। क्या ऑर्डर करी होगी ऑनलाइन? हाँ, सबको पिलाते हैं। आप भी तो ले जाओ, नीचे होंगे ना लोग। बस बस बस, आप ले जाओ, बाकी मेरा हो गया। मैंने मंगाई ज़्यादा थी कि नीचे भी दे दूँगा, इसीलिए। अब वो कप कम नहीं है उसने, मैं क्या करूँ। थैंक यू। हाँ, वो पता चला नाम अभी। ओके डन। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं कि बड़ी पुरानी इंडस्ट्री है जिसमें मैथ और प्रोग्रामिंग का मिश्रण जो है आपको देखने को मिलता है। अब हम, जैसे मैंने कहा, आप एक पैटर्न रिकग्नाइज कर रहे हैं कि आपकी जूते की दुकान है जिसमें आप ये देख रहे हैं कि साहब मेरा सैटरडे संडे शाम को इतने से इतने सेल्स ज़्यादा रहता है ना, और कितने परसेंट ज़्यादा रहता है, तो आपने वो भी फिगर आउट कर लिया कि लगभग 1.5 गुना भीड़ बढ़ जाती है शाम के टाइम पे। आम दिनों से 2 गुना या 1.5 गुना या 3 गुना भीड़ बढ़ जाती है। तो अब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले साल तक मैं सिर्फ सैटरडे 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 संडे ये एक्स्ट्रा भीड़ जो आ रही है इससे कितना कमा लूँगा। ठीक, बड़ी बेसिक सा अंदाज़ा लगाने की बात है ना। ऐसा तो इंसान अक्सर करते हैं कि आज तक मेरे साथ जैसा जैसा हुआ है उसके हिसाब से मैं अपना फ्यूचर सोच के चलूँ। आज तक मेरे साथ कैसे जैसा जैसा भी घटनाएं हुई हैं, मेरा जैसा भी काम आज तक चल रहा है, जो भी मेरे साथ काम हो रहे हैं, उनके बेसिस पर मैं एक अंदाज़ा लगा के चलूँ कि आगे भी ऐसा ही होता रहा तो मैं क्या करूँ कि अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो ये तो हम बहुत बेसिक तौर पे रोज़ करते हैं, रोज़ ही करते हैं भाई। कह रहे यार 3 दिन से जा रहे हो, उस सड़क पे काम चल ही रहा है, कौन जाने आज भी चल ही रहा हो, चलो दूसरी जगह से चलते हैं। तो बड़ी बेसिक सी बात है। इसी चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हम ये जो हमारी टेंडेंसी होती है पुराने पैटर्न को देख करके सीखना कि आगे क्या होने की संभावना है, 100% एक्यूरेट नहीं होते हम उसमें, बट वो डेटा पुराना जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि अरे भाई पक्का है कि ऐसा होगा, है ना। कि आपको पता है कि सरकार बहुत ख़राब काम करती है, आपकी गवर्नमेंट जिस भी कंट्री के आप हैं, है ना, और आपको पता है कि वो 3 दिन से आप जा रहे हैं, वो काम 10% भी नहीं हुआ है। अब आपको गारंटी तो नहीं है, बट आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि एक दिन में रातों रात तो फिर सारा काम ख़त्म हो नहीं गया होगा। अगर आधा भी हुआ होगा तो भी सड़क जाने लायक तो नहीं होगी। 3 दिन में 10% भी नहीं हुआ तो रातों रात 50% भी अगर हो गया, जिसकी भी संभावना कम है, तो 50% में भी जाने लायक तो नहीं हुआ होगा। तो मैं क्या ही करूँ जाके वहाँ से, चलो दूसरे रास्ते से ही चलते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आप गारंटी नहीं दे सकते। आपको कोई बोले चलो 4 करोड़ रुपए की शर्त लगाते हैं, तो आप शायद मना कर दें। हम भी 4 करोड़ तो मना कर दें, वो गारंटी कौन दे रहा है, कौन जाने। कुछ भी हो सकता है देश में, गुलाब जामुन के पकौड़े हो सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है, राइट। गारंटी नहीं दे सकते भाई कि ऐसा तो नहीं होगा, बट एक कॉन्फिडेंस होता है। तो पुराने डेटा के एक पैटर्न को आप कुछ चीज़ों के पैरामीटर्स पर जज करते हो, उस पर कॉन्फिडेंस कम ज़्यादा हो सकता है, बट होता तो एक अंदाज़ा है ही, अंदाज़ा तो कहीं ना कहीं होता है। तो उस अंदाजे के पीछे कहीं ना कहीं गणित ही तो है, मैथ ही तो लगा रहे हो आप, और क्या कर रहे हो कि ऐसा ऐसा था तो ऐसा ऐसा हो सकता है। यही बात जब आप प्रोग्रामिंग में करने लगते हैं तो इसी को एआई कहते हैं। हाँ, ये बहुत कम लेवल का और बहुत ख़तरनाक लेवल का हो सकता है।
बहुत कम लेवल का और बहुत खतरनाक लेवल का हो सकता है। इसको हम कह देते हैं कि भाई कॉम्प्लिकेटेड एआई है, सिंपल एआई है। अब चैट जीपीटी करिश्मा जादू से कम नहीं है। मैथ का और प्रोग्रामिंग का एक चमत्कार है वो। ट्रांसफॉर्मर्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ना कोई आसान टेक्नोलॉजी है, ना उनके पीछे की गणित या साइंस कोई आसान काम है, ना उनको चलाने वाले रिसोर्सेस या हार्डवेयर को बहुत आम है। वो हर मामले में एक्सेप्शन है। अगर आपको एक फैक्ट पता हो, जब आप एक एवरेज चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट करते हैं तो लगभग एक चम्मच का एक चौथाई जितना पानी खर्च होता है। आप कहेंगे पानी कहाँ से खर्च हो रहा है साहब, और एक चम्मच का एक चौथाई तो कम है। एक चम्मच तो पहले से बहुत कम होता है पानी, उसमें से भी एक चौथाई उसका तो बहुत कम हुआ सर। आप समझिए साहब, मैंने मीडियम लेवल प्रॉम्प्ट के बारे में कहा है, और वो भी एक प्रॉम्प्ट के बारे में कहा है। एक दिन में कितने प्रॉम्प्ट होते हैं, अब साल भर का सोच लीजिए तो कितना पानी बर्बाद हो रहा है, वो पीने वाला साफ़ पानी, ड्रिंकेबल ना सही बट कम से कम एक अच्छा पानी, राइट। तो ये पानी कहाँ से आ गया भाई? उस जीपीटी का सर्वर चलता रहे, उस जीपीटी के सारे रिसोर्सेज काम करते रहे, उसको ठंडा करने के लिए पानी लगता है ना। तो वो बहुत हैवी अमाउंट में पानी का जो एक वेस्टेज है, वो आज के ज़माने में एआई की वजह से अच्छा खासा हो रहा है। बट अब खैर वो एक अलग कंसर्न है, उस पर बात करेंगे कभी मौका मिला तो। और अभी फ़िलहाल मुद्दे की बात है कि एआई, राइट। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे कोई कहे साहब मुझे साइंस पढ़ना है, तो आप मुझे साइंस की किताब में भी क्या किताब ला के दोगे? आप बेसिक एक आध बातें बता सकते हो कि साइंस क्या होता है क्या नहीं होता, बट आगे जाके आपको उसको तोड़ना पड़ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। आप साइंस की किताबें ला के भी दो तो उन किताबों में किसी एक विषय के बारे में डेप्थ में ना लिखा होगा, जब तक कि वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में टूट ना जाए। इनफैक्ट वो फिजिक्स में भी जब तक काइनामेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में ना टूट जाए, तब तक उनमें और डेप्थ कम होगी। मामला तो ऐसा है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी अब मान लो कोई क्वांटम एंटेंगलमेंट पढ़ी कोई किताब है, न्यूट्रॉन फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स, उसमें भी खास तौर पे किसी एक विषय के बारे में किताब है, तब तक उसमें बहुत डेप्थ होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम होती है। मतलब चीज़ों को तोड़ना पड़ता है डेप्थ में जाने के लिए। तो वैसे ही एआई किसी सब्जेक्ट का एआई किसी चैप्टर का या सब्जेक्ट का नाम हम नहीं कह सकते, वो ब्रांच है पूरी की पूरे कंप्यूटर साइंस की, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आप कहते हैं मैं एआई पढ़ रहा हूँ तो आप एआई के बारे में बेसिक जान रहे होते हैं, बट जब आप एआई लिटरली शुरू करेंगे पढ़ना तो एआई कोई चैप्टर नहीं है। आज हमने एआई में फलाना फलाना चैप्टर पढ़ा, नहीं। एआई एक ब्रांच है जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है मशीन लर्निंग। क्या नाम बताया? मशीन लर्निंग वही है जो मैंने आपसे कहा अभी, पुराने डेटा के बेसिस पे मशीन को ये सिखाना कि क्या पैटर्न आगे फॉलो हो सकते हैं। तो आप कहेंगे फिर यही तो हो गया एआई का काम, आपने यही कहा था यही होता है, यही तो हो तो गया एआई। यानी बात सही है, बट द पॉइंट इज़ कि डेटा कॉम्प्लिकेटेड भी तो हो सकता है, डेटा बहुत बड़ा भी तो हो सकता है, डेटा हद से ज़्यादा फ़ोटो वीडियोस जैसा भी तो हो सकता है। मशीन लर्निंग उतने कॉम्प्लिकेटेड और बड़े डेटा पर काम करने के लिए नहीं बनी। मशीन लर्निंग बनी है सिंपल और छोटे डेटा पर काम करने के लिए। तो उससे काम करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके साथ सीखने समझने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है उसका नाम है डीप लर्निंग। क्या नाम बताया? डीप लर्निंग असल में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नया काम नहीं कर रहा होता है, कर भी रहा होता है, ऐसी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो बस उसी चीज़ को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाके कर रहा होता है। किस चीज़ को? जो मशीन लर्निंग में हो रहा था। और फिर डीप लर्निंग के अलावा एआई में आपको देखने को मिलता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि हे गूगल हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, यू आर वेरी ऑसम, प्लीज़ सेट एन अलार्म फॉर मी फॉर 7 PM। अब इस पर काम की बात इतने है, सेट एन अलार्म 7 PM, बाकी बात फालतू की है। तो हे गूगल व्हाट आर द बेस्ट सिटीज़ इन इंडिया टू विजिट इन सीजन्स लाइक विंटर, तुमने ऐसा कुछ बोला, तो अब शहरों के नाम निकाल के देखो, तुम्हारी बात समझना, तुम बोल क्या कहना क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, तो उस बात को समझने का नाम जो है उसको क्या कहते हैं हम? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इसी आधार पर हमारी बात को समझ करके हमसे अच्छे से बात कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आती है विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर विजन। तुम्हारा चेहरा देख के फ़ोन अनलॉक हो गया, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चल रही हैं देख करके कौन सी कार आगे है, ट्रक आगे क्या है, राइट।
तो ये जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, चीज़ों को देख करके समझ पाना कि वो क्या है, कितनी दूर है, कहाँ से कहाँ तक हैं, ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये सब क्या होता है, ये सब होता है अपना कंप्यूटर विजन। क्या नाम बताया? कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये 4 एरिया हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। डीप लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है न्यूरल नेटवर्क्स, जो आज के टाइम पे सबसे एडवांस चीज़ों में से एक है। छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है अगर ढंग से पढ़ने बैठो तो। उसके कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार जनरेटिव एआई का भी है। जनरेटिव एआई का मतलब वही है जो आप आज तौर पे देखते हैं। जीपीटी का भी फुल फॉर्म देखेंगे तो जेनरिक या जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर की जो टेक्नोलॉजी है, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल की जो टेक्नोलॉजी है, जो जनरेटिव एआई की टेक्नोलॉजी है, ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न है आज के टाइम पर, और इसी की बड़ी चर्चा है आज के टाइम पर। खैर उस पर हम कभी फुर्सत से फोकस करेंगे। बट एआई में इतना पैसा होने के बावजूद भी इसको सीधा सीखना मुश्किल हो सकता है अगर तुम्हारा कोई बैकग्राउंड ही नहीं कभी मैथ का या कंप्यूटर साइंस का, या थोड़ा सा भी तुम जानते ही नहीं कंप्यूटर को बेसिक से ठीक से। तो तुम्हें फिर क्या शुरू करना चाहिए? तुम्हें शुरू करना चाहिए यहाँ से। डेटा साइंस, जिसमें बेसिक एआई आ गया है, जिसे तुम्हें एआई का भी अंदाज़ा मिल जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा ये पार्ट बचा हुआ है, ये क्या है? सीक्वल, पावर बीआई, टेबुलो, एक्सेल, बिजनेस स्किल्स, जिससे तुम्हें जॉब जल्दी मिलती है। एक बार तुम इस फील्ड में, रिलेटेड फील्ड में आ गए तो फिर तुम एआई में जल्दी स्विच कर पाते हो। इसमें एक और है विच इज़ कॉल्ड विद द टच ऑफ एआई, विद द टच ऑफ एआई, डेटा एनालिटिक्स। डेटा साइंस का बहुत पार्ट होता है, काफ़ी सारा पार्ट नहीं भी होता है, थोड़ा सा एआई तुम ले लो, डन। और कुछ ले लो तुम बिजनेस स्किल्स, ज़्यादा बिजनेस के करीब है, अकाउंट्स, कंपनी, फाइनेंशियल मॉडल्स, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये अपने पास जो कहानी है वो यहाँ पर आप कहते हैं कि ये आपका एक मेजर यहाँ पर कंसर्न, तो इसको समझ पा रहे हैं। अब इसमें, इन सब में, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है डेटा। तुम एआई पे काम करो, कि तुम डेटा साइंस पर काम करो, कि तुम एनालिटिक्स पर काम करने की कोशिश करो, ले दे करके एक बात तुम कॉमन पाओगे। और वो एक बात जो कॉमन है वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा डेटा पर। डेटा जमा कर रहे होगे, डेटा साफ कर रहे होगे, डेटा एनालाइज कर रहे होगे, डेटा पर प्रिडिक्शन कर रहे होगे, डेटा को लेकर के तुम कोई रोबोट बना रहे होगे, तुम कुछ भी कर रहे होगे, बिना डेटा के इनमें से कुछ भी नहीं चलने का है। डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए तो कई चीज़ें होती हैं, हमने बात करी है, बट उसे एनालाइज करने के लिए और उसे क्लीन करने के लिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हमारे पास जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर नहीं कहना चाहिए, टूल आता है, वो है पाइथन। बट पाइथन ऐसा कर कैसे पाएगा? तो मेजरली पाइथन में इसको करने के लिए हमारे पास 3 लाइब्रेरीज हैं। पहला हमारे पास है नमपाई, दूसरा हमारे पास है पेंडास, तीसरा हमारे पास है मैटप्लॉटलिब। ये 3 में, अब वैसे और बहुत कुछ होता है, बट ये 3 मेजर होते हैं। ये 3 अगर आपको समझ में आ गए हैं तो काफ़ी हद तक आपका काम जो है आपको आ जाता है। इसमें भी अगर मज़ेदार बात बताऊं तो ये जो नमपाई पेंडास है, इसमें पेंडास कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एज अ एनालिटिक्स का इंसान भी और एज अ साइंटिस्ट भी। क्योंकि क्या है, नमपाई जो है थोड़ा सा रिसर्च में लगता है, नमपाई थोड़ा सा मैथमेटिकल काम करता है। प्योर नमपाई की ज़रूरत साइंस में, और साइंस में फिर भी एनालिटिक्स में तो कमी पड़ती है, ठीक है। आप उतना ज़्यादा कोई मैथ और ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और वेक्टर मैट्रिक्स तो कर नहीं रहे होते, उतना काम पड़ेगा नहीं। डीप लर्निंग में अगर तुम बहुत गहराई में जाओ तो पड़ेगा, रिसर्च में जाओ तो पड़ेगा। दूसरा क्या है, बाकी जितनी लाइब्रेरीज इसके अलावा भी होती हैं, और ये जो ये भी हैं, ये भी अंदर अंदर नमपाई का इस्तेमाल करती हैं। दूसरी बात क्या है कि नमपाई इंटरनली बना है C++ पे, तो फास्ट बहुत होता है। तो पाइथन के साथ इसका जो आप एक तरीके से देखते हो स्पीड है, वो पाइथन से ज़्यादा मिलती है आपको इसमें। तो लाइब्रेरी भले पाइथन की हो,
और अंदर अंदर ये C++ पर काम करती है। तो बड़ा कमाल का इसका जो ये इन्वायरमेंट है ये है। अब दिक्कत की बात एक छोटी सी ये है कि हम पाइथन में जब ये सीखना शुरू करते हैं तो उसको लिखने का अंदाज बदल जाता है थोड़ा सा, मतलब हम नॉर्मल पाइथन जैसे इसको नहीं लिखते हैं। तो पहली बात तो हम इस तरह के काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कोलैब। तो कोलैब पर आप जाइए, कोलैब पे जाने के बाद आप यहाँ जा कर के क्लिक कर सकते हैं और यहाँ जा कर के एक न्यू नोटबुक पे आप क्लिक कीजिए। एक फ़ाइल बन जाएगी। जो फाइल आपके सामने बनेगी वो नॉर्मल पाइथन की फ़ाइल नहीं है, उसे कहते हैं आई पाइथन, जिसका मतलब होता है कि आप यहाँ पर डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या एआई का काम करेंगे। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। यही चीज़ अगर आप VS कोड में करना चाहो तो कैसे करोगे, वहाँ ये काम करने के लिए थोड़ा सा लफड़ा है। सबसे पहला काम, आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। बताता हूँ क्यों। Ctrl+Shift+T, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन में आप सर्च करेंगे क्रिएट इन्वायरमेंट, है ना। इस पर मैंने क्लिक किया, क्रिएट इन्वायरमेंट। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि साहब वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। हाँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के दो तरीके हैं, एक है VENV और एक है कोंडा। VENV थोड़ा कम बर्बाद है, कोंडा थोड़ा ज़्यादा बर्बाद है, बर्बाद दोनों है। मैं थोड़ा कोशिश में लगाऊं कि एक तीसरा बना दूं। पाई बॉक्स करके नाम रखा है मैंने फ़िलहाल उसका, बट अब कंप्लीट होगा तो समझाऊंगा। डन। VENV पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब मेरे पास फ़िलहाल पाइथन के दो वर्जन हैं, 13.7, 3.9.6। 3.9 ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट मैं ज़रा अवॉइड करूँगा लेना। ऐसा क्यों सर, लेटेस्ट पे काम करना चाहिए। क्या है, पाइथन के नए वर्जन हर कुछ दिन पर आते रहते हैं, बट टेंसरफ्लो, साइकिटलर, नमपाई, पेंडास ये उतनी जल्दी अडेप्ट करते नहीं हैं। ये आराम से अडेप्ट करते हैं। तो क्या होता है, कई बार पाइथन का बहुत नया वर्जन इनके साथ नहीं चल पाता। तो थोड़ा एक आध वर्जन पहले का रहे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नया वर्जन आया और आपने उसको ऐसे तुरंत अरे रातों रात डाउनलोड करो वरना हम कैसे काम करेंगे। इनफैक्ट टेंसरफ्लो तो 3.10 से पहले वाले वर्जन पर चलता है, 3.10 के बाद वाले वर्जन पे चलता ही नहीं, और लेटेस्ट चल रहा है 3.13, और 2-4 महीने पे आता रहता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार झंझट आता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं चलता, बट हाँ। अब आप देखेंगे यहाँ क्या बन गया है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। ये होता क्या है, देखिए हम अब इंस्टॉल करना चाह रहे हैं लाइब्रेरीज़। जैसे आप लोग स्प्रिंग कर रहे हो तो हम JP और ये सब करते हैं ना, तो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं लाइब्रेरीज़। हम क्या चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरीज इसी प्रोजेक्ट में रहें। अगर हम नया प्रोजेक्ट बनाएं तो उसमें हम नई लाइब्रेरीज वापस से डाउनलोड करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट में जो डाउनलोड कर लिया तो वो कंप्यूटर में परमानेंटली हो गया है और अब अगले प्रोजेक्ट में नहीं करना पड़ेगा, है ना। आमतौर पर ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है कि एक प्रोजेक्ट में अगर कर लिया है तो उसको फिर दूसरे प्रोजेक्ट में भी करना पड़ेगा। पाइथन इसमें ज़रा एक्सेप्शन है। पाइथन कहता है तुमने अगर कोई लाइब्रेरी डाउनलोड की तो मैं उसे पूरे कंप्यूटर में ही डाउनलोड कर दूंगा, तो मैं दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इससे दिक्कत ये है कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट में उसी लाइब्रेरी का कोई दूसरा वर्जन और दूसरे प्रोजेक्ट में उसी लाइब्रेरी का कोई दूसरा वर्जन चाहिए, तो फिर मैं कैसे करूँ, क्योंकि अब वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग तो बन नहीं रहा। बट ज़्यादातर लैंग्वेजेस में अलग ही बनता है। पाइथन के साथ नौटंकी है, क्या करें, हालांकि अच्छी बात भी है। तो पाइथन में हम चाहते हैं कि हर प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी हर अलग अलग रहे। उसके लिए हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है। अब हम जो भी डाउनलोड करेंगे ना वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा, वो भी यहाँ पे खास तौर पे वैसे बताऊँ तो लिब के अंदर रहेगा। अभी आप लिब को खोलोगे तो देखो कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। तो उसको हम कर देते हैं बंद। अब हम क्या करेंगे, Ctrl+J दबाएंगे। हम जानते हैं चीज़ों को इंस्टॉल करने का पाइथन में तरीका है पिप इंस्टॉल नमपाई, स्पेस देके पेंडास वगैरह भी लिख सकते हैं, और स्पेस देके मैटप्लॉटलिब भी लिख सकते हैं। तो तीनों को मैंने लिख दिया एक साथ ही, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो अगर आप पाइचाम पर जाके करोगे तो वहाँ पर ये पेड है। VS कोड में आपको सेटअप करना पड़ेगा। गूगल कोलैब में कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले से बना बनाया मिलेगा और उसकी फाइल भी आपके गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बेस्ट है। पर अगर आप ऑफलाइन करना है तो फिर तो यहाँ पर सेटअप खुद से मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, इसके बाद अब क्या है, वैसे
तो वर्चुअल इन्वायरमेंट डाउनलोड करने के बाद वो एक्टिवेट अपने आप हो जाता है। देखिए मेरे फोल्डर के पहले लिखा हुआ भी है, बट अगर वो ना हो तो उसको करना पड़ेगा, जिसकी कमांड विंडोज़ पर मैक पर अलग अलग है। गूगल सर्च करना है हाउ टू एक्टिवेट VENV इन विंडोज़, हाउ टू एक्टिवेट VENV इन विंडोज़। और आपको VS कोड नहीं भाई, इन विंडोज़, और आपको गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पर यहाँ पर पहले नंबर पर कमांड दिख जाएगी कि क्या करके एक्टिवेट होगा। उसको ज़रा आप यहाँ पर एक बार रेफ़र कर सकते हो। हालांकि वो मोस्ट केसेस में अपने आप हो ही जाएगा। अगर आप नया टर्मिनल खोलेंगे तो भी वो देखिए एक्टिवेटेड ही मिला है। बट द पॉइंट इज़ कि अगर ये नहीं हो रहा हो तो यू कैन यूज़ अ लाइब्रेरी, मेरी बनाई हुई है अगेन, ये एक्सटेंशन है। यहाँ आप जाके क्रेटो डाउनलोड कर सकते हैं। क्रेटो एक लाइब्रेरी भी है जो जावास्क्रिप्ट की है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। एक एक्सटेंशन है VS कोड का, ये अलग काम करता है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको इंस्टॉल करो, अभी मैंने फॉर्मेट करा है तो मेरे खुद के ही पास नहीं है। ये रहा क्रेटो, ये यहाँ आ जाएगा। इसको आप खोलेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि साहब आपको पाइथन का क्या काम करना है, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का। आपने मशीन लर्निंग पे क्लिक किया, वो पूछेगा कि कहाँ बनाऊँ मैं फ़ोल्डर। मैंने कहा एक काम करो, डेस्कटॉप पे जा कर के एक नया फ़ोल्डर बना दो माय AI के नाम से, और उसमें सारा सेटअप कर देना। तो उसने खुद ही से जा कर के वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पर main.py भी बना दिया, प्रोजेक्ट भी लिख दिया, रीडमी भी बना कर दे देगा, requirement.txt भी कर देगा, Ctrl+J अगर आप दबाएंगे तो वहाँ पर जो है ये सारे काम भी कर देगा। VENV उसने नहीं बनाया, मेरे को लगता है मेरे लैपटॉप में इंस्टॉलेशन की थोड़ी कमी है, बट द पॉइंट इज़ कि वो VENV भी बना देगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। दैट इज़ गुड। बट इससे पहले कि हम उस तरह के शॉर्टकट पर जाएँ, ज़रूरी है कि ज़रा हमको यहाँ पर पहले खुद से करना आता हो, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ नाइस, ठीक है, अच्छी बात है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम जा रहा है, अब इंस्टॉलेशन तो कर चुके हैं। अब देखिए फाइल में क्या बनाएंगे, main.ipynb, main.ipynb। हम main.py नहीं बना रहे हैं, हम जो बना रहे हैं उसका नाम है IPYNB, IPython की फाइल है। तो ये हमने एक स्पेशल एक्सटेंशन बनाया। अब आप देखेंगे उसमें लिखने की कहीं जगह ही नहीं है, लिखोगे कहाँ जाके, फाइल भी बन गई फिर भी नहीं आ रहा। तो आपको देखिए कोड दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डब्बे 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 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर डब्बे का आउटपुट अलग अलग आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 5 6 + 3 4 कुछ भी। मैंने रन पे क्लिक किया, वो कह रहा है कि साहब पहले तो आपको जुपिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं कहा कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कहेगा पाइथन का एनवायरनमेंट भी चुनना पड़ेगा। मैं कहा भाई अभी अभी VENV बनाया है, उस पर ही क्लिक करता हूँ और कहा क्लिक मैं कहीं और जाऊँगा। अब मैं रन करता हूँ, अरे रुक जा भाई, शिफ्ट एंटर आप दबा सकते हैं। हाँ हाँ कर लो इंस्टॉल, जुपिटर भी कर लो। एक बार का है ये, एक प्रोजेक्ट में हो गया तो फिर काम खत्म है। IP कर्नल करेगा इंस्टॉल। लीजिए आंसर आया इसका। द पॉइंट इज कि इसका अलग आया ना, और अगर मैं इधर जा कर के कुछ करूँगा तो इसका अलग आया। तो ये ज़रूरी है, वरना नॉर्मल प्रोग्रामिंग में तो पूरा कोड लिख के एक आउटपुट आता है। इसमें क्या टुकड़े टुकड़े में आ रहा है, जो डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है। पहले एक कॉलम देखा, उस पर ग्राफ बनाया, फिर दूसरा कॉलम देखा, उस पर ग्राफ बनाया, उस पर काम करा। ऐसे करके काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप, ना कि आप धड़ल्ले से एक बार में 1,500 लाइन का कोड लिख देते हो। तो इसीलिए IPython ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ प्रिंट नहीं लिखना पड़ रहा, आप देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पर पाइथन की बात करूँ तो प्रिंट ऐसे होता है ना पाइथन में, हम ये तो नहीं लिख रहे। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रिंट नहीं लिखना पड़ता, इसमें काम चल जाता है। दूसरी बात, आप एक मार्कडाउन यहाँ पर बना सकते हैं, जो बड़ा सिंपल सा काम है, जिसमें अगर आप हैशटैग लगा के लिखेंगे लर्निंग IPy, और हैशटैग लगा के लिखा है, स्पेस देखिए इस तरीके से एक हेडिंग भी आ जाएगी आपके सामने। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ pandas as PD, numpy as NP और matplotlib को इस तरीके से इंपोर्ट करना है। इसको देख लें आप एक बार। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्डिंग ही आपको दे दूँगा।
पहली बार आप इंपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलेगा टाइम। मैं समझा पा रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा? नहीं, बड़ी तुम लोग इस बोर तो नहीं हो रहे? तो ये साहब यहाँ पर जो काम है अपना हो गया। अब पहले तीनों का आपको काम समझाता हूँ, एक एक करके तीनों को अलग अलग समझाता हूँ, फिर मिलाऊंगा। पहले नमपाई से शुरू करते हैं। नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन की जो लिस्ट होती है, पाइथन का एरे, उसे बस मैथ की ताकत दे देती है और फास्ट बना देती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है, पहली बात तो पाइथन में एरे को लिस्ट कहते हैं। फ़र्क ये है कि आप कुछ भी रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो, डायनेमिक होता है। बाकी लैंग्वेजेस में एरे का साइज आमतौर पे फिक्स होता है, राइट। जावास्क्रिप्ट को एक्सेप्शन में रखते हैं। चलिए, पहली बात तो लिस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसी लिस्ट है जो मैथमेटिकल बहुत सारे काम कर सकती है, नमपाई वाली अगर आप एरे की बात करो तो। दूसरा फास्ट है, बस इससे ज़्यादा नमपाई कुछ नहीं करता। ताकत देता है स्पीड और मैथ। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने कहा ए बराबर एक ऐसा, बी बराबर एक 5 बनाए ना। इसके बाद मैंने कहा a प्लस बी, मैंने रन करा। आप देखेंगे दोनों लिस्ट जुट गई है, लेकिन जुटने का मतलब मैथमेटिकल जुटना नहीं था, इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है, चिपका के लिख दिया है। जबकि यही लिस्ट अगर नमपाई वाली होती तो मैथ में जैसे जोड़ी जा सकती है, दो एरे वेक्टर जैसे मैट्रिसेस जैसे जोड़े जाते हैं, वैसे जोड़ी जाती। नमपाई वाली एरे या नमपाई वाली लिस्ट कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं करना है। हटाया इसको, का ए बराबर एनपी नाम से मंगाया था ना नमपाई को, डॉट एरे, ये लीजिए। कुछ टफ काम किया, जो लिस्ट पहले ए में सीधा लिख दी थी उसे अब नमपाई के एरे में भर के दे रहे हैं। बस इसी तरीके से बनता है नमपाई के एरे। अब मैं कहता हूँ ए प्लस बी, देखिए, और देखिए मैंने कहा ए डॉट सम, एक बार में आया। तो ये एक बार में आंसर आता है। मैंने कहा ए डॉट मैक्सिमम। अब आप कहेंगे सर ऐसे फंक्शन तो पहले से भी इसमें पाइथन में होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, होते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो स्लो हैं इसके मुकाबले में। तो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं इसमें। मैंने कहा ए डॉट मिनिमम, मान लीजिए मैं 2D एरे की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा वही लगता है, तो मैंने कहा np डॉट एरे, और मैंने कहा एक काम करते हैं 2D एरे बनाते हैं। तो एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला ए प्लस बी, एक बार में हो गया। वाह भाई, उल्टा लिखा था क्या? 10 ही आएगा। 9 + 1 10, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 10 10 10 10 आ रहा है। मैंने कहा a इंटू बी, तो मैंने आपसे कहा था ना नमपाई का सीधा इस्तेमाल आपको बोरिंग लगेगा, आप कहेंगे क्या करना है इसका, ये कहाँ काम आएगा डेटा में। तो ये इंटरनली जो बाकी डेटा पर काम करने वाली लाइब्रेरीज हैं उनको मदद करता है डेटा को समझने में, क्योंकि कल को एक्सेल से आएगा डेटा, कल को SQL से आएगा, अभी तो हाथ से लिख रहे हैं, कल को API की पाइपलाइनिंग से आएगा डेटा, राइट। तो वो कहानी है कि बैकएंड डेवलपर ने आपको दिया बहुत सारा डेटा कि भाई एनालाइज करके हमको जवाब दो, ताकि फिर हम फ्रंट एंड पर भेज सकें। अरे यही बना रहे हैं आप। खैर, और देखिए कितना कमाल का है। मैंने कहा ए डॉट वी स्टैक, ऐसा नहीं होता, np डॉट वी स्टैक ए कॉमा बी। देखें क्या होता है, देखिए हो गया वर्चुअली स्टैक, वर्टिकल स्टैक, वर्चुअली नहीं सॉरी, वर्टिकल स्टैक। यही मैंने कहा होता एच स्टैक, हॉरिजॉन्टली हो जाता। तो एरे रिलेटेड कोई भी काम हो किससे होता है, नमपाई। नमपाई का बस यही मतलब है। आपने उसको कहा साहब ARR बराबर np डॉट अरेंज, और अरेंज में मैंने कहा 10 और ARR को प्रिंट कर दिया, लीजिए। तो एरे रिलेटेड को अगर आप जा करके कहें साहब 10, ऐसे तो नहीं आएगा, ये 2 तो नहीं लिख सकते हम इस तरीके से, 10, 40 लिख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये 10 से लेकर के 30, वही जो रेंज फंक्शन है आपकी लूप में, जो रेंज फंक्शन होता है ना, वही वाला रेंज है।
इसको ख्याल में रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो ये आप बिल्कुल मत भूलिए, ये आपका ख्याल में रखना है काम। ओके, अच्छे से क्लियर है। बट अब देखिए इसमें जो मेन अब दूसरी लाइब्रेरी, अभी हम नंपाई पर और बात करेंगे, कल भी हमें इस पर चर्चा करनी है, बट पहले आप समझ तो लीजिए कि तीनों में क्या फ़र्क है, राइट। तो ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ नेम्स बराबर एक नंपाई का एरे, और ये मैंने ABCDEFGH, अरे बहुत ज़्यादा भाई, इतने भी नहीं देने थे। मैंने कहा एक काम करते हैं, मार्क्स लिख देते हैं, ऐसे कुछ भी। मैंने कहा स्लीप आवर्स लिख देते हैं, कितने घंटे सो वगैरह रहे थे। और ठीक है, रैंडम है थोड़ा सा मामला। तो मेरे पास थोड़ा सा डेटा है, ये नॉर्मल लिस्ट भी हो सकती थी, ये एरे भी हो सकता था, ये सीक्वल का डेटा भी हो सकता था, ये एक्सेल भी हो सकता था, अभी नंपाई है। पैंडास क्या करता है इसको देखिए, मैंने बोला ए बराबर या माई शीट बराबर, ठीक है, PD.डेटा फ्रेम, फंक्शन का क्या नाम है, डेटा फ्रेम को एक डिक्शनरी चाहिए। अब डिक्शनरी हम जानते हैं पाइथन में कैसी होती है, जैसे जावा में हैश मैप होता है वैसे ही। करली ब्रैकेट लगाया, का कॉलम का नाम मैंने कहा यहाँ पे नेम, और नेम में कॉलन लगा के क्या लिख दिया, नेम्स नाम का जो एरे है उसका नाम। उसके बाद मैंने कहा मार्क्स, मार्क्स में मार्क्स वाला एरे, और स्लीप आवर्स में। अब इसके बाद मैं इसको एक बार प्रिंट करता हूँ, आप देखिए एक टेबल बन गई। पैंडास पाइथन का एक्सेल है। पैंडास ताकत देता है सुंदरता के साथ दिखाने, मैनेज करने और चीज़ों को खोलने निकालने के लिए। आई आज ऑफ था अपना, मैसेज देखा था, मैसेज देखा था, आज ऑफ था अपना। हाँ अरे यार कोई नहीं, चलती। हाँ पैंडास ही पढ़ा रहा था। नेम मार्क्स और स्लीप आवर्स, सही है, डन। तो ये तो अपना पैंडास का काम। अब मैं इसको जाके बोलूँ भैया माई शीट की ज़रा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना यार, तो एक फंक्शन है हमारे पास इन्फो, इसको मैं लिखता हूँ, ये देखो कितने कॉलम्स हैं, उनमें कितनी रोज हैं, क्या ऑब्जेक्ट हैं, इंटीजर हैं क्या हैं, कितनी मेमोरी में जगह ले रहे हैं, कितने इंटीजर हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, सब आ रहा है। मैंने कहा ज़रा एक काम करना है, काम करना है कि माई शीट का डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्राइब प्रिंट करो अच्छा सा। ये देखो जो नंबर वाले कॉलम है उन्हीं का आया है, नाम वालों का नहीं आया है। और क्या आया है, काउंट कितने हैं, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मिनिमम कितना है, 25%, 50%, 75% कितना है, मैक्सिमम कितना है। हर एक नंबर वाले कॉलम का एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंट हो गया है, जितने होते सबका आता। अगर आप बोलें कि भाई मुझे माई शीट के अंदर से खास तौर पर ज़रा नाम वाला डेटा देखना है, नाम आ रहा है, मेरे को नाम वाले में पहले आदमी का नाम देखना, तो 0 से शुरू होता है तो ये बी आ रहा है। मैं कहा मुझे काम करना है इसका डिस्क्राइब दिखाओ, तो क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्राइब नंबर लेता है, टेक्स्ट इग्नोर कर देता है। बट अब ज़बरदस्ती आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बोलोगे तो कितने काउंट हैं, यूनिक कितनी चीज़ें हैं, पहला कौन सा है और पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी चीज़ें पता चल रही है। डेटा को एनालाइज करने की बात हो रही है, समझ लो, मैं समझा पा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम करो, डेटा फ्रेम में सॉरी माई शीट में ये बताओ कहीं पर कुछ नल वगैरह तो नहीं, नल माने खाली। तो मैंने कहा इज़ एन ए, क्या बोला, इज़ एन ए, खाली तो नहीं, अगर है तो जोड़ के बताओ कितने हैं, किसी में नहीं है। मैं ऐसा भी बोल सकता था कि डेटा में जो नेम है नेम के बारे में बताओ, बट मैंने ऐसा करा तो सब के बारे में आ गया कि किसी में खाली नहीं है। होता तो उसका फिर कुछ उपाय कर सकते थे। तो डेटा के बारे में एक छोटी सी छोटी जानकारी आप इससे पता भी लगा सकते हैं और उसे फिक्स भी कर सकते हैं। मैंने जाकर के कहा डेटा फ्रेम के अंदर, सॉरी इसको डेटा फ्रेम कहते हैं, जैसे एक्सेल में आप कह देते हो शीट, सीक्वल में आप कह देते हो टेबल, यहाँ पर आप कह देते हो डेटा फ्रेम नाम है। और बनाने का क्या तरीका है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगा कॉलम का नाम,
और जो वैल्यू है वो हो जाएगा डेटा। अब वो वैल्यू एरे हो, लिस्ट हो, सीक्वल से आया हुआ डेटा हो, एक्सेल का हो, एपीआई का हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ। डन। मैंने कहा माई शीट डॉट, और मैं करने क्या वाला था भूल गया, मैं क्या बता रहा था। मैंने कहा लॉक, क्या बोला मैंने, बोला लॉक। मैंने कहा दूसरे नंबर की रो आ गई। मैंने कहा दूसरे नंबर की रो का जो मार्क्स है वो बताओ। मैंने कहा उस मार्क्स को अपडेट करके 35 कर दो, तो आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, ये पेंडास का काम है। पेंडास खत्म हो गया क्या? नहीं, आपको मैं कहना आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इससे क्या होता है। खत्म नहीं हुआ है, आपको आइडिया लग रहा है, और चीज़ें करते करते आती हैं, लंबी हैं। तो शुरुआत में जब हम इन्हें पढ़ रहे होते हैं तो हमें भी यही होता है, एक बेसिक आइडिया पहले लगते हैं, उसके बाद तो काम करते करते आ ही जाएगा बहुत सारा। डन। अब देखिए मैटप्लॉटलिब क्या करता है, उसको किस नाम से मंगाया था साहब? PLT के नाम से मंगाया था। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने जाकर के कहा PLT डॉट बार, और मैंने कहा साहब माय शीट के अंदर से नेम कॉमा माय शीट के अंदर से मार्क्स। दोनों चीजें निकाल रहा हूं, ये देखिए क्या बात है, पाइथन से ग्राफ बन रहा है। आप कहेंगे काम तो पावर BI से भी हो सकता है, बात आपकी ठीक, बात आपकी एकदम ठीक है। और द पॉइंट इज कि इसमें प्रोग्रामिंग वाले फीचर्स हैं तो आप कस्टमाइज़ बहुत कर सकते हो, मैथमेटिकली इसको अपने हिसाब से जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहो कर सकते हो। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट ये है कि अक्सर ग्राफ कभी कभी यहाँ वाले प्रेजेंटेशन के लिए ना बना के खुद के लिए भी बनाए जाते हैं कि मुझे अगर समझ आया तो मैं फैसला ले पाऊँगा मैं अब आगे क्या करूँ। मशीन लर्निंग में भी कौन सा मैं एल्गोरिथम लगाऊँ कि मेरे पास अब 3 तरह के चाकू हैं, कौन सा वाला इस्तेमाल करूँ, सब्जी देख के समझना है। तो पहले मुझे तो समझ आए कि मैं क्या काटने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं चाकू की चॉइस करूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, काम करते करते सारा डेटा एक्सपोर्ट करूँ CSV में, एक्सेल में, सीक्वल में, पहले पावर BI में, फिर वहाँ ग्राफ बनाऊँ, फिर समझूँ, फिर वापस यहाँ आऊँ, फिर काम आगे बढ़ाऊँ। उससे अच्छा यही बना के देख लो, है ना। अगर आप ये काम कोलैब पे करेंगे, कोलैब तो फीचर देता है कि मैं खुद ही बना के दिखा दूंगा अंदाज़न मुझे जो लगता है कि इस डेटा पर बनाया जा सकता है, तो वो भी एक अच्छा एस्टिमेट देता है। अच्छा आप देखिए ग्राफ कितना सिंपल है बनाना। मैंने कहा PLT डॉट पाई चार्ट, पाई में मैंने क्या बोला, मैंने कहा मार्क्स। अब पाई में X और Y तो होता नहीं है, अरे बचपन में पढ़ा ही होगा, बट इसमें कौन सा वाला है पता ही नहीं चल रहा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमा लगा के कहेंगे कॉमा लेवल बराबर माई शीट के अंदर से नेम, ये लेवल में आदमी का नाम डालो, पैसा आ रहा है। तो ये मतलब इतना टफ नहीं है मामला, कलर वलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, वो सब पॉसिबल है। बट आप समझ रहे हैं मैटप्लॉटलिब ग्राफ बनाने के लिए है, पेंडास किसी भी प्रकार के डेटा को सजा के देखने, उसे साफ करने और उसे एनालाइज करने के लिए है, और नमपाई इन दोनों के अंदर चल रहा है ताकि ये दोनों डेटा समझ पाएँ। नमपाई इनकी मदद कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा जो डेटा है उसको समझा करके तुमको मदद करूँगा काम करने के लिए। तो नमपाई इनके अंदर लगा हुआ है, नमपाई ना हो तो ये दोनों अंदर से काम ना कर पाएँ। और नमपाई अगर हमें बेसिक्स आएगा तो पहली बात तो हमारा हाथ बैठता है नया नया पाइथन वगैरह चलाने पर, पहला फ़ायदा ये। दूसरा हम इनके अंदर की वर्किंग को समझ पाते हैं। तीसरा बेसिक्स आते होंगे तो कभी अगर आगे मैथमेटिकल डेप्थ में गए, रिसर्च में गए, डीप लर्निंग में बहुत आगे गए, तो आगे का नमपाई पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और जितना पढ़ा है वो भी काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो वरना नमपाई सीधा नहीं लगता, क्लीनिंग में थोड़ा सा कम लगता है, इनके मुकाबले तो कम लगता है। सही है, ये मेजर हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, इसको आप ख्याल में रखें। अभी क्लियर है कुछ अच्छे से आपको? बढ़िया। तो ये हमारे पहली बात, तो मेरा पहला फोकस था, पहला पर्पस था कि मैं आपको यहाँ पर इन तीनों का जो डिफरेंस है और काम है वो समझा सकूँ। अब डेटा को लाना, उसे साफ़ करना, उसे एनालाइज करना, उस पर ग्राफ बनाने के बाद जो नया डेटा बन करके निकलता है, अब उस पर आप और ज़्यादा एनालिटिकल काम करने के लिए पावर BI में ले जाएं, उस पर फ्यूचर प्रोडिक्शन करने के लिए डेटा साइंटिस्ट को दे दें, कि उस पर एक बहुत ही खतरनाक सा AI एल्गोरिथम बनाने के लिए AI वाले को दे दें। वो तो आपकी इच्छा पर है कि क्या पता आप ही वो इंसान हो, है ना, वो बात की बात है। बट डेटा अगर साफ़ ही नहीं होगा, समझ में ही नहीं बेसिक लेवल पर आ रहा होगा, तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये हर लेवल पर सीखना ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए पेंडास है। तो कल हम एक प्रोजेक्ट लेकर के उस पर शुरू से बात कर सकते हैं कि पेंडास कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें सीखने जैसी हैं, उसमें ग्राफ कितना इम्पॉर्टेंट है। नमपाई तो बेसिक है, उसका तो टेंशन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको सीख गए उसके बाद फिर आप करते करते अपने आप ही इस चीज़ को पूरा
समझ पाते, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहाँ तक ठीक है। मैं समझता हूँ कि एक बार आप पहले इंस्टॉलेशन वगैरह करके और इतना करके एक बार देख लें, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ यहाँ तक तो हो गया है ना। क्यों, उसके बाद पढ़ाऊँगा फिर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत हो जाएगा आपके पास, राइट। तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए। उसके अलावा अगर आप देखिए कोलैब पर अगर आप जाएँ तो गूगल कोलैब पे आपके पास यहाँ पर सीधा आपको जाना है, और जो आपने यहाँ पर देखिए चीज़ों को इंपोर्ट वगैरह किया था, इंपोर्ट करके यहाँ पर ला करके छोड़ देना है, और फिर उसके बाद सब काम करते जाना है आपको। तो कैसे खोला कैसे था, गूगल पे जा करके कोलैब सर्च किया, गूगल कोलैब पे गया, इस फाइल को बंद किया, इसको तो चलो चालू भी रहने दे सकते हैं, वेलकम टू कोलैब है, बढ़िया। और फाइल पे जाके नया नोटबुक भी बना सकते हो, मतलब नया नोटबुक बना लिया एक, नेट थोड़ा अद्भुत चल रहा है। हाँ चलिए, यहाँ जाके फाइल का नाम लिख देंगे और कोड लिखते जा सकते। तो यहाँ पर कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, सब बना हुआ है। तो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, बट अब आप एक बार इसको करके देखें। फिर कल हम मिलते हैं और बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से हमको इसको अब एग्जीक्यूशन में लेना है, और नए फंक्शंस और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के साथ। तो कल हमारा फोकस रहेगा थोड़ा सा और नम पाए, हालांकि ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बट थोड़ा सा और नम पाए एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे तो क्या चला जाएगा। पैंडास डोमेन, मैटप्लॉटलिब तो बहुत सिंपल है, आपने देखा ही, बस थोड़े थोड़े फंक्शंस तो हैं। plt.par plt.py, बस डेटा दे दो वो ग्राफ बना देगा। हाँ उसे सजा सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल सजा सकते हैं थोड़ा सा। अब मैं जाके बिल्कुल इसमें कह सकता हूँ कि plt डॉट, अब मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। आप घुसेंगे अंदर तो फिर तो मैथ है, फिर तो प्रोग्रामिंग है, हद नहीं है जितना डेप्थ जाना हो। अब आप यहाँ पर MPL टूल किट ले आएँ कि मैथमेटिकल चीज़ों को ले आएँ, कि आप कहें कि मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा पर ग्राफ बनाना है, तो फिर यही चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। बट बात अभी की जा रही है कि पहले शुरुआत तो हो, कम से कम एक लेवल बेसिक्स तो निकले कि हाँ चलो ठीक है अब समझ आ रहा है, अब बनाने लग गए। हम जैसे जैसे करेंगे तो एक आध महीने में बहुत मास्टर हो जाएंगे, है ना। शुरू में ही हम ले आएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस पर ग्राफ काम करेंगे तो फिर तो झंझट है ही, फिर तो कोई भी चीज़ टेस्ट में लेके जाई जा सकती है। अभी फोकस है सिंपल काम समझ में आने पर। मैंने कहा plt.x लेवल, x लेवल में मैंने कह दिया नेम, मैंने कहा plt.y लेवल मार्क्स, plt.title शो, तो चलिए प्रिंट है यहाँ का, plt.title। तो ये देखिए ये भी आ गए। मैं इधर जाऊँ, मैं जा कर के कहूँ साहब कॉमा कलर या सी बराबर टील, सी नहीं होता कलर होता है, लीजिए साहब। मैं कहूँ जा कर के साहब इसमें विड्थ जो है हल्का सा उसको 0.5 रखिए, थोड़े से पतले हो गए। मैं एक काम करूँ, मैं कहूँ साहब इसी चीज़ के साथ जो स्लीप आवर्स हैं उसका एक ग्राफ बनाते हैं, और बार नहीं बनाते, प्लॉट बनाते हैं। प्लॉट में क्या लाइन चार्ट बनेगी, और इसको मैंने कर दिया ब्लैक। विड्थ मैंने हटा दी क्योंकि उसमें लाइन थिकनेस होती है, ये नहीं होता। ये लीजिए, तो ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने कहा आपसे कर ही सकते हैं। जा कर के इसमें एक हमने और थोड़ा उसको सजा दिया, हमने कहा plt.legend, plt.legend मार्क्स और स्लीप आवर्स। तो लीजिए साहब, तो लिखा भी आ रहा है, उल्टा हो गया थोड़ा सा मामला। अच्छा नहीं सही तो है, ओ नहीं कलर के मामले में उल्टा हो गया ना। स्लीप आवर्स और कॉमा दे करके मार्क्स, हाँ नीला वाला मार्क्स है, स्लीप आवर्स से सही है। तो खेला जा सकता है, मैंने कहा आपसे तो होता रहेगा वो सब। तो चलिए ठीक है। अब लाइन स्टाइल है, उसी में आपने जा कर के आप PLT में जा कर के यहाँ पर मार्कर बराबर O है ना, लाइन स्टाइल डैश डैश, देखिए तो खूब खेल सकते हैं, खूब उपाय हैं। वही ना, वो डेप्थ की बात है अपनी, वो देखी जा सकती है बाद में कहानी। चलिए ठीक है मेरे ख्याल से। और
इतना तो होता है खेलने के लिए, कमी है। अब मैं जाके बोलूँ MFC मार्कर फॉरग्राउंड कलर बराबर वाइट, MFC था क्या था, MFC, ये लीजिए। तो एक एक वो मार करके बॉर्डर तक का कलर दे सकते हैं, बट वही कि वो फिर अब उतना को उसमें सेंस नहीं है बात का। वो ठीक है, वो सब होता रहेगा, वो सब मेन मुद्दे की बात कुछ और है। तो मिलता हूँ आपसे कल खुशबू, और आपको फिर इसके बारे में और आगे बता। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कहिए, पक्का। ये वीडियो मैं आपको शेयर कर देता हूँ।